Hello, welcome back students. So in the previous lecture I told that we will cover acid and base topic in the single lecture, but ये टॉपिक एसिड का ही इतना लंबा लेक्चर हो गया है कि तो मैंने सोचा कि बेस के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे और पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Okay, so now we will start the base or basis. Okay, so basis का मीनिंग तो सबको समझ में आया है। जैसे मैंने एसिड के पार्ट जो पढ़ाया तो एसिड के पार्ट में ही बताया था बेस क्या होते हैं। तो बेस क्या होते हैं उसमें हमने तीन थेरीज पढ़ी थी जिसमें फर्स्ट थी अरेनियस थ्योरी, सेकंड थ्री लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड थर्ड थ्योरी थी लेविस थ्योरी। ओके, सो अरेनियस थ्योरी में क्या बताया था, बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस कि जो क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जब OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया, बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस कि जो H प्लस आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। करेक्ट, रिमेंबर, बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब H प्लस को कौन कौन एक्सेप्ट करता है, तो मैंने उस टाइम एग्जांपल दिया था अमोनिया का। लेकिन OH माइनस जो है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये भी क्या कर सकते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यू नो दैट। और ये जब एक्सेप्ट करेंगे दोनों तो दोनों से बनेगा वाटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आल्सो बेसिस आर द सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ OH माइनस आयन एंड अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस मींस व्हाट, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स रिलीजेस द OH माइनस। मतलब यहाँ पर मीनिंग सेम है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बताया कि बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है। वो फिर OH माइनस भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है और दूसरे कई मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया दोनों का फर्क क्या है बेस का। यहाँ पर बेस मतलब जो OH माइनस आयन करेंगे। ओके, अरेनियस ने क्या बताया, बेस मतलब सिर्फ और सिर्फ जो OH माइनस आयन रिलीज करेगा वो बेस होगा। लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया, बेस मतलब जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वो OH माइनस रेडिकल भी हो सकता है या दूसरा कोई भी हो सकता है। ओके, और फिर लेविस का जो कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू लेविस बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर है, करेक्ट है। वाटर है, वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो इन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की तो ये क्या होंगे, बेसिस होंगे। समझ में आया, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी। ओके, so these are the definitions, three definitions of the basis. I hope now all of you understood it. Now again जैसे हमने एसिड में पढ़ा था तो वैसे ही हम अब क्या देखेंगे, बेसिस का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है बेसिस का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने एसिड में भी ऐसे ही क्लासिफाई किया था एसिड को, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसमें कॉन्सेंट्रेशन पर क्या बताया था हमने, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। अब हम यहां पर क्या बताएंगे, सेम कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। सो कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। अब इसका मीनिंग भी याद होगा सबको। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, जिसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और डाइल्यूट मतलब उसमें ज्यादा क्वांटिटी क्या है, वाटर की प्रेजेंटेज। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि NaOH ये एक बेस है। ओके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन से स्टेट में आता है, सॉलिड फॉर्म में आता है। तो मुझे इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले दो बीकर लिए और दोनों बीकर में 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, और इसमें मैंने क्या किया, 20 ग्राम NaOH ऐड किया
और इसमें मैंने क्या ऐड किया 30 ग्राम NaOH ऐड किया। तो ज्यादा NaOH कौन से बीकर में ऐड किया है मैंने, इस वाले बीकर में। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, इसका। दो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सेम, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सेम। हाँ, तुम्हें और एक बात याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर वाटर की क्वांटिटी अगर सेम है दोनों सॉल्यूशन में, तो फिर किसकी क्वांटिटी देखनी है, जो सोल्यूट है, जो तुम्हारा बेस होगा, उसकी क्वांटिटी देखनी है। वो अगर कम ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है जिस बेस की, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जो कम क्वांटिटी है उसमें वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ओके, या इसका जैसे मैंने बताया कि 11th में तुम पढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते, तो ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ओके, या फिर उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं डाइल्यूट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अगेन सेम, हमने एसिड में भी, एसिड को भी क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या किया था हमने, इसमें किया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अगर तुम लोगों को याद होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने कैसे डिफाइन किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसमें एक टर्म हमने यूज की थी, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन ये सबको पता है, मैंने सेकंड चैप्टर में ही बताया था। आयोनाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयंस, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था एसिटिक एसिड का, उसमें 100 मॉलिक्यूल हमने एसिटिक एसिड के लिए थे, उसमें से सिर्फ सपोज अगर सिर्फ 70 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज हुए, 30 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज फॉर्म में रहे, तो उसका परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या हुआ, 70% हुआ। करेक्ट है। तो जनरली क्या बताते हैं कि अगर 70% या उससे ऊपर अगर आयोनाइजेशन होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं तो वो क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस। सो सेम कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एसिड की जगह यहाँ पे हमें किसको कंसीडर करना है, बेस को कंसीडर करना है। जैसे मान लो कि NaOH है, KOH है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। मतलब क्या, ये कंप्लीटली, मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल लिए तो ऑलमोस्ट 99 मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब इसका परसेंटेज आयोनाइजेशन कितना हुआ, 99% हुआ। ओके, देयरफॉर दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेसिस कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर, एकदम कम सोल्यूबिलिटी है वाटर में। तो वाटर में जितना भी सोल्यूबल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, Ca+2 और 2OH- रिलीज करेगा। करेक्ट है। बट ये वाटर में बहुत कम सोल्यूबल है, तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा ऑब्वियसली। करेक्ट है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में OH- आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस मतलब क्या, कितनी क्वांटिटी में OH- आयन प्रोड्यूस होंगे। ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम क्वांटिटी में हुए तो वीक बेस। ओके, और कौन सा एग्जांपल है वीक बेस के, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक वीक बेस है। ओके, इतने दो एग्जांपल याद रखो वीक बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH, ओके, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो थर्ड टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे याद होगा आप लोगों को कि एसिड में हमने एसिड को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी मींस व्हाट, द अमाउंट ऑफ or the number of H+ ion released by the particular acid or the number of hydronium ion formed by the particular acid। तो बेसिसिटी हमने एसिड के लिए डिफाइन की थी। अब बेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, बेस के लिए लेंगे एसिडिटी। ओके, कैसे, सेम जैसे एसिड में H+ आयन रिलीज होता है तो बेस में क्या रिलीज होता है, OH- अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। हम लोग अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तुम्हारी बुक में जो है अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर लेविस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी बेस जो है वो क्या रिलीज करता है, OH-, और जितने OH- रिलीज होंगे उतनी क्या होगी, उसकी एसिडिटी होगी। जैसे एसिड के लिए हमने बताया था मोनोबेसिक एसिड,
जैसे HCl मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक ही H प्लस आयन रिलीज होगा। देन डाई बेसिक एसिड में हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल। सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है? 2 H प्लस आयन रिलीज करता है, करेक्ट है। ट्राई बेसिक एसिड में हमने लिया था फॉस्फोरिक एसिड। वैसे ही हम लोग इसको भी क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ पे मोनोबेसिक नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे? मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। ओके, सो जो फर्स्ट होगा इसमें वो होगा मोनो एसिडिक बेस। ओके, मोनो एसिडिक बेस कैसे डिफाइन करोगे? इसको डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में। मोनो एसिडिक बेस मींस द बेस विच रिलीजेस ओनली one OH minus ion when dissolved in the water, या फिर the mono acidic base means the base which releases only one H plus only one OH minus ion। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे आ सकते हैं। NaOH आ सकता है, ओके, KOH आ सकता है, NaOH KOH जिसमें भी एक OH होगा। सो ये जब वाटर में डिजोल्व होंगे तो ये क्या देंगे? Na प्लस एंड OH minus, Na plus and OH minus। Okay, so these are the example of monoacidic base। Then second जो होंगे वो क्या होंगे? डायएसिडिक बेस। अब डायएसिडिक कौन से आ सकते हैं? CaOH ट्वाइस जो हमने देखा, दो CaOH इज अ लेस वेरी वीक बेस, बट इट इज अ बेस, वीक है लेकिन वो बेस है, तो वो भी क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयन रिलीज करेगा। ओके, तो Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। और क्या एग्जांपल आ सकता है? MgOH ट्वाइस आ सकता है, करेक्ट है। ये भी क्या करेगा? 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा। और थर्ड टाइप जो आता है वो है ट्राई एसिडिक बेस। तो ट्राई एसिडिक मतलब कितने OH माइनस रिलीज करेगा? 3। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, that is AlOH thrice, 3 OH minus ion will be released। then उसके बाद क्या आ सकता है? दूसरा एग्जांपल FeOH thrice, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है। सॉरी, 3 हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड भी होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा रेडिश ब्राउन कलर का। सो इतने सारे क्लासिफिकेशन होता है, मोनो एसिडिक, डायएसिडिक, ट्राइएसिडिक। और हमने मेन क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में देखा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ओके, नाउ यहाँ पर एक टॉपिक है बेस में ही, दैट इज अल्कली। अल्कली ये सबने पढ़ा है 7th में भी। 7th में एक सेंटेंस तुम सबको अच्छी तरीके से याद होगा, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। याद है सबको? तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट था, इसलिए सबको याद रहता था वो। बट इसका मीनिंग क्या है? अल्कली उस टाइम भी हमने डिफाइन किया था। अल्कली मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या रिलीज करेंगे? OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। ओके, अगेन सिंपल बेस की जैसी डेफिनेशन है। और हमने बताया कि अल्कली मतलब क्या है? इन शॉर्ट बेसिस ही है। याद रखो, अल्कली ये क्या है? बेसिस ही है, बट ये स्पेशल बेसिस है। स्पेशल मतलब ऐसे बेसिस है जिसमें श्योरली क्या प्रेजेंट रहेगा? OH माइनस प्रेजेंट रहेगा। ओके, अल्कली समझ में आया? और एक सेकंड आइडेंटिटी क्या है अल्कली की? दैट ऑल अल्कलीज आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जितने भी अल्कलीज है ना, वो सारे वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। तो तुम्हें अगर अल्कली पहचानना है तो तुम्हें 2 टेस्ट लेने पड़ेंगे उसके, कि पहले देखना पड़ेगा कि उसमें OH माइनस है कि नहीं। अगर OH माइनस प्रेजेंट है तो वो अल्कली है, बट उसमें भी सेकंड कंडीशन कंफर्म करनी पड़ेगी कि वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जिसमें OH है बट वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ओके, तो उसको हम लोग अल्कली कहेंगे क्या? नहीं, वो अल्कली नहीं है। तो दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके, आई थिंक उसका एग्जांपल है कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, दो उसमें OH प्रेजेंट है। ओके, सो अल्कली सबको समझ में आया? और अब बेस अगर मैंने लिया,
तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस रहेगा? अल्कली तो हमने समझ लिया, बेस क्या है? बेस की भी डेफिनेशन हमने ऐसे की थी कि जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होता है तो वो OH माइनस रिलीज करता है। ओके, तो सिर्फ बेस मतलब उतना ही है क्या? नहीं। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही ये दो थ्योरीज बताई थी, अरेनियस थ्योरी के अलावा लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो उनके थ्योरी अगर ठीक से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बेस मतलब सिर्फ OH माइनस वाले सब्सटेंस ही बेस होते हैं, ऐसा नहीं। जैसे अमोनिया, अमोनिया भी क्या है? एक टाइप का बेस ही है। क्या इसमें OH है? नहीं है। तो ये अल्कली है? नहीं है, बट फिर भी वो क्या है? बेस है। दिस इज नॉट द अल्कली बिकॉज OH नहीं है इसमें, OH माइनस नहीं है, बट ये बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया था और लेविस ने भी बताया था कि ये क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं। जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। ओके, सो अमोनिया है, वाटर है, ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं? अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे? बेस ही कहेंगे। तो आप बोलोगे कि सर तो फिर वाटर क्या बेस होता है क्या? नहीं, वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। एक्चुअली वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, बट इट डिपेंड्स हम लोग वाटर कहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर एसिडिक मीडियम के साथ हम लोग वाटर यूज करोगे तो वो बेस एक्ट होगा। ओके, नहीं तो नॉर्मली वो क्या है? न्यूट्रल है। ये बात समझो ठीक से, तुम लोग आगे इसके बारे में जरा ज्यादा डीपली पढ़ोगे। ओके, तो इसके बाद हम बेसिस क्या स्टार्ट करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। मतलब जैसे हमने एसिड में पहले क्या पढ़ा था? एसिड की डेफिनेशन, थ्योरीज पढ़ी एसिड की, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा एसिड का, और फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और प्रिपरेशन के बाद एसिड का हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की। हाँ, एसिड में मैंने यूजेस नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, एसिड के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो ये सिंपल टॉपिक है, तुम लोग पढ़ सकते हो, इजीली समझ में भी आ जाएगा, इसलिए मैंने वो बताया नहीं। तो बेसिस में भी वही सीक्वेंस से पढ़ेंगे हम लोग। हमने बेसिस को पहले डिफाइन किया, डेफिनेशन देखी, क्लासिफिकेशन देखा, अब क्या देखेंगे? प्रिपरेशन। इसका मतलब अगर बेस को हमें प्रिपेयर करना है लैब में, तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ओके, तो प्रिपरेशन के बाद हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बेस की जो सबसे पहली मेथड है वो है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल। ऑक्सीजन सबको पता है O2, जो एयर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन की एक्शन, मतलब ऑक्सीजन अगर रिएक्ट हुआ किसके साथ? मेटल्स के साथ रिएक्ट हुआ। ओके, तो लेकिन कौन से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं? लगभग सारे होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे जो मेटल जो फास्ट रिएक्ट होते हैं, जैसे पोटेशियम है। ओके, पोटेशियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल बिकॉज मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में है वो। ओके, सो ये मेटल अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा? देखो, रिएक्टेंट कौन से है तुम्हारे? मेटल है, ऑक्सीजन है। मेटल, ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? मेटल, बिकॉज मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर, दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगेन देयर इज एक्सेप्शन, कुछ मेटल है जो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे भी समझ सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पोटेशियम से, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या कहते हैं उसे? यस, क्या कहते हैं उसे? रेडिकल्स, ऑक्साइड रेडिकल। क्या बोलेंगे उसे? ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम मेटल है कि नहीं, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पोटेशियम वैलेंसी क्या है? +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? K2O। कितना सिंपल है। ओके, रिएक्शन को समझना है, रटना नहीं है कभी रिएक्शन को। सो फॉर्मूला बनेगा K2O, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दो। करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर K2O बनता है। ओके, और इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ तुम्हारा? मेटल ऑक्साइड हुआ। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे किधर बेस है? इसमें तो OH नहीं है, फिर ये बेस कैसे हुआ? तो अगर याद होगा, एसिड में भी मैंने बताया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिस होते हैं, और 9th में भी पढ़ा था हमने, 8 में भी पढ़ा था
कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। कैसे बेसिस होते हैं कि अगर हमने K2O अगर लिया और इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या देंगे हमें, KOH। हुआ कि नहीं, बेस प्रोड्यूस, OH आया कि नहीं, तो ये क्या K2O क्या हुआ, बेस ही हुआ। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने बताया था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इस तरीके से सोडियम भी ले सकते हैं। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या देगा, Na2O देगा। कैल्शियम अगर लिया तो CaO देगा। Okay, so this is the first method by the action of oxygen on the metal. Now, जो second method है, okay, second method है by the action of steam on metals. By the action of steam. Steam means water vapor. Steam on metals. तो मेटल पर अगर हमने स्टीम पास की, ओके, तो भी हमें क्या देंगे, वो हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने Fe मेटल लिया, Fe के ऊपर हमने स्टीम पास की, अब देखो ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये क्या है, वेपर फॉर्म में, स्टीम है उसकी। तो ये क्या देते हैं हमें, हाइड्रोक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। FeOH ट्वाइस देगा हमें, ओके। या फिर अगर हमने यहाँ पे सोडियम लिया, सोडियम प्लस H2O, वैसे सोडियम को वो स्टीम की जरूरत नहीं है, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, तो ये क्या देगा हमें, NaOH देता है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हैं, ओके। स्पेशली स्टीम के साथ कौन से में और मेटल रिएक्ट होते हैं, Fe होगा, देन मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, ये भी हमें देता है MgOH ट्वाइस, ओके। तो सब जगह क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोक्साइड्स मिल रहे हैं, ओके। दिस इज द सेकंड मेथड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स। देन जो थर्ड मेथड है वो है बाय डिसॉल्विंग मेटल ऑक्साइड्स। ये मैंने अभी फर्स्ट मेथड में ही बताया। मेटल ऑक्साइड कैसे, जैसे हमने वहां पे एग्जांपल लिया था K2O का, तो मेटेलिक ऑक्साइड जब कभी भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। और हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। हम लोग किसका प्रिपरेशन देख रहे हैं, बेसिस का प्रिपरेशन देख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर बाय डिसॉल्विंग द मेटल ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें क्या देते हैं, बेस देते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई भी मेटल ऑक्साइड हम वाटर में डिसॉल्व करके बेस प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। सो अदर एग्जांपल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके, क्योंकि सारे एग्जांपल क्या है, सेम ही होते हैं। तो तुम्हें बस मेन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ लेना है। नेक्स्ट, बाय डिसॉल्विंग मेटल ऑक्साइड जो है, इसके बाद बाय डिसॉल्विंग ammonia gas. Ammonia, you know, ammonia is in the gaseous form, that is formula is NH3. ammonia का formula क्या है, NH3. So ammonia gas अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है इससे, NH4OH। और NH4OH मैंने बताया, NH4OH क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है, ओके। तो जनरली क्या होता है कि देखो तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में जो अमोनिया सॉल्यूशन की जो बॉटल होती है ना, वो एक्चुअली कैसे बनाते हैं, अमोनिया गैस वाटर में डिसॉल्व करके वो बनाते हैं, जिसको हम लोग लिक्विड अमोनिया बोलते हैं, ओके। नॉट लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। सो जो अमोनिया सॉल्यूशन की बॉटल होती है, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम वो बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें से अमोनिया गैस इवॉल्व होता है और हाईली पंजेंट स्मेल का जो गैस है वो इवॉल्व होता है। सो वो जो अमोनिया की बॉटल है उसमें एक्चुअली अमोनिया प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्या है एक्चुअली NH4OH प्रेजेंट है, लेकिन वो हाई प्रेशर से वो अमोनिया गैस वाटर में सोल्यूबल किया होता है, इसीलिए जब बॉटल ओपन करते तो कुछ गैस जो है वो वहां से वाटर से बाहर निकल के आता है, इसीलिए हमें उसका अमोनिया का स्मेल आता है, पंजेंट गैस, और उससे हमें अमोनिया गैस मिलता है, ओके। सो दिस इज दैट इज अ सिंपल मेथड
टू ट्रांसपोर्ट द अमोनिया, अमोनिया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और लैब में अमोनिया, हर बार लैब में अमोनिया गैस की सिलेंडर लगाकर यूज़ करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। ओके, तो इसीलिए अमोनिया लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर अवेलेबल होता है। तो ये भी है NH4OH, ये भी क्या है, एक बेस है, वीक बेस है। ओके, देन द फिफ्थ मेथड जो है बाय ट्रीटिंग सोल्यूबल सॉल्ट। तो जो सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट मतलब क्या, जो सॉल्ट वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वो सॉल्ट अगर हमने सोल्यूबल सॉल्ट्स विथ अल्कली, अगर हमने यहाँ पे कुछ अल्कली यूज की जैसे NaOH, KOH, ये अल्कलीज अगर हमने यूज की तो भी हमें बेस, दूसरा बेस जो है वो मिल सकता है। तो सोल्यूबल सॉल्ट का हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे FeCl3 है, CuSO4 है। तो इनकी रिएक्शन अगर हमने अल्कली के साथ की, किसी सपोज NaOH या फिर KOH, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये सिंपल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें NaCl मिलेगा और क्या मिलेगा, दूसरा बेस मिलेगा। ठीक, और इसका क्या मिलेगा, हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। FeOH थ्राइस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, FeOH थ्राइस क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ये रिएक्शन हमने वहां पर भी पढ़ी है। CuSO4 का अगर KOH के साथ किया रिएक्शन तो क्या होगा, K2SO4 बनेगा और CuOH ट्वाइस ये बेस मिलेगा। इसका क्या होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। ये भी क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर में। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्कली यूज की। अल्कली भी क्या है, बेस है, अल्कली भी क्या होती है, बेस है। तो बेस से ही हमने बेस प्रिपेयर किया। ओके, क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर बेस फ्रॉम बेस। तो बेस से ही हमने बेस प्रिपेयर किया, बट ये बेस क्या है, ये अल्कली, मतलब ये क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, और ये क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर इनसोल्यूबल बेस फ्रॉम सोल्यूबल बेस। ओके, सो ये रिएक्शन आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ मेथड। नाउ द सिक्स्थ मेथड, सिक्स्थ मेथड जो है बाय हीटिंग मेटेलिक कार्बोनेट, बाय हीटिंग मेटेलिक कार्बोनेट। कार्बोनेट सबको याद होंगे, एसिड में भी हमने देखा कार्बोनेट। सपोज यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और इसको हमने हीट किया। कार्बोनेट ये सॉल्ट है, तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होगा। यू नो सॉल्ट आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। अगर हमने इसको हीट किया तो ये हमें क्या देते हैं, ऑक्साइड, और कार्बोनेट है इसलिए इससे कौन सा गैस इवॉल्व होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है तुम्हें, यहाँ पर जो कार्बोनेट है, यहाँ पर हम लोग सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट अगर लिया हमने और इसको हीट किया तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, ये डिकम्पोजिशन है। ओके, तो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट जो है वो हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड्स है वो, तो इसीलिए वो हीट से वो डिकम्पोज नहीं होते। तो इतना एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है यहाँ पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट है हम लोग, और ये क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट दूसरे। तो यहाँ पे क्या देगा वो, CuO + CO2 देगा। CO2 तो निकलेगा ही क्योंकि कार्बोनेट है। ओके, तो कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस मेटल के साथ जा रहा है और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उनका। ओके, तो ये 2 मेटल ऑक्साइड यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज, दैट इज 7th स्टेप, बाय हीटिंग मेटेलिक नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स याद है, नाइट्रेट रेडिकल, NO3 1- नाइट्रेट रेडिकल। तो यहाँ पर हमने सपोज अब कैल्शियम नाइट्रेट लिया, सपोज CaNO3 ट्वाइस, इसको हीट किया तो अगेन सेम ऑक्साइड मिलेगा, कौन सा, जो हमें कार्बोनेट के साथ भी मिलता था। तो क्या मिलेगा, CaO +
NO2 प्लस O2 गैस भी निकलता है इसमें से, ओके। CaO प्लस NO2 प्लस O2 और CuNO3 ट्वाइस अगर यूज किया हमने, कॉपर नाइट्रेट अगर यूज किया, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CuO प्लस NO2 प्लस O2 ये मिलेगा, ओके। ये क्या मिल गया हमें, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बेस होते हैं, ओके। तो नाइट्रेट को हीट करके भी हमें मेटल ऑक्साइड मिल सकते हैं, बेसिस मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, नाइट्रेट के साथ दो गैसेस मिलते हैं हमें, NO2 गैस मिलता है और O2 गैस मिलता है। अगेन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन याद रखना है तुम्हें, सोडियम और पोटेशियम का ही एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो कार्बोनेट में हमने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट ये क्या है, हाईली स्टेबल है, हीटिंग से डिकम्पोज नहीं होते। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा क्या, नहीं। हम लोगों ने ये रिएक्शन 9th में पढ़ा था, ये टेबल पूरा पढ़ा था 9th में। तो सोडियम नाइट्रेट अगर पोटेशियम नाइट्रेट अगर लेते हैं हम लोग, तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होते हैं हीटिंग से, वो स्टेबल नहीं है, बट वो हमें ऑक्साइड नहीं दे सकते। तो ये हमें क्या देते हैं, नाइट्रेट से ये नाइट्राइट देते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं, NO2 गैस नहीं निकलता यहाँ पे। तो ये ऑक्साइड मिला क्या, हमें नहीं मिला। तो इसीलिए सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट इस रिएक्शन के लिए एक्सेप्शन है। तो तुम्हें याद रखना है NaNO3 gives NaNO2, that is sodium nitrite. This is sodium nitrite and oxygen gases. Okay, so these are the 7 methods for the preparation of bases. और मोस्ट ऑफ द इसमें हमने क्या प्रिपेयर किए, मेटेलिक ऑक्साइड ही प्रिपेयर किए। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिस ही होते, तो मेटेलिक ऑक्साइड हमने बहुत सारे मेथड्स में प्रिपेयर किए। पहले मेथड थी एक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जिसमें मेटल डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। सेकंड, स्टीम और मेटल की रिएक्शन हमने देखी, जिसमें हमने देखा था स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट होता है। आयरन, हाँ, आयरन में मैंने उस टाइम शायद प्रोडक्ट बताया था, FeOH थ्राइस बनता है, लेकिन स्टीम के साथ याद रखो, आयरन स्टीम के साथ हाइड्रोक्साइड नहीं देता, ऑक्साइड देता है, Fe3O4 मिलता है यहाँ पे, ओके। अगर मैंने बताया OH हाइड्रोक्साइड अगर बताया तो करेक्ट कर लो इसको, हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड भी क्या है, मेटल बेस ही होता है। देन बाय डिजोल्विंग द मेटल ऑक्साइड, ये तो याद है सबको, मेटल कोई भी मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड देते हैं। देन अमोनिया गैस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा वाटर के साथ। देन सोल्यूबल सॉल्ट, अल्कली के साथ अगर रिएक्ट किए तो हमें इनसोल्यूबल बेसिस मिलते हैं, ओके। वी गेट द इनसोल्यूबल बेसिस फ्रॉम सोल्यूबल बेसिस। Then by heating the metallic carbonate or metallic nitrate. So these are the 7 methods for the preparation of bases. Okay. तो ये हुआ बेसिस का प्रिपरेशन। तो प्रॉपर्टीज स्टडी करने से पहले, हाँ, प्रॉपर्टीज में ही स्टडी करेंगे हम, प्रॉपर्टीज में ही वो पॉइंट है। प्रॉपर्टीज, ओके। तो जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी, वैसे ही कुछ बेस की प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। एसिड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, सोर टू टेस्ट, देन कोरोसिव इन नेचर, ओके। तो बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर माने कड़वे, कड़वे होते हैं वो, ओके। तो मैंने बताया टेस्ट की कभी टेस्ट नहीं लेनी, ओके। देन bitter taste, bitter in taste and soapy to touch, soapy to touch। सोप सबको पता है, हम लोग यूज करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। सोप को टच करने के बाद कैसे हमें लेदर फॉर्म होता है 2 फिंगर के बीच में, वैसे ही अगर बेस हमने हाथों में लिया तो हमें सोप के जैसे फीलिंग आती है। तो अब ये सोप के जैसे फीलिंग क्यों आती है, तो अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि सोप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो सोप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैटी एसिड्स के साथ। फैटी एसिड को अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं। अल्कली मतलब कौन सी, ज्यादातर उसमें NaOH यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो क्या होता है कि जब फैटी एसिड के साथ, जब फैटी एसिड के साथ जब अल्कली रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलते हैं, सोप मिलती है। सोप का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, तो वो मिलता है, और उसका नेचर जो है, वो उसकी जो फीलिंग है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सोप के मतलब लेदर फॉर्म करता है। तो
अगर हमने बेस जैसे NaOH अगर हमने दो फिंगर के बीच में लिया तो हमें सोपी क्यों लगता है? क्योंकि हमारे हमारी जो स्किन है उसमें से भी कंटिन्यूसली एक ऑयल बाहर निकलता रहता है, वो भी क्या होता है? एक टाइप का फैटी एसिड ही होता है। तो इनफैक्ट जब हम बेस कोई भी NaOH अगर हम लोग इस फिंगर के बीच में डालते हैं तो इन शॉर्ट बिल्कुल कम अमाउंट में सोप ही बनती है हमारे फिंगर के बीच में। जैसे एक्चुअल सोप बनाते हैं वैसी सोप ही बनती है, इसलिए वो लैदर फॉर्म होता है बीच में और इसलिए हमें वो सोपी फीलिंग आती है उसमें। ओके, देन थर्ड जो है, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, दैट इज एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं? तो अगेन हमेशा की तरह वर्ड को समझो। इंडिकेटर, इंडिकेटर हमारे गाड़ियों को होता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर को। तो जैसे हमें लेफ्ट को अगर टर्न लेना है तो हम लोग लेफ्ट इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, तो पीछे वाला जो पर्सन है उसको इंडिकेट होता है, क्या होता है? उसको इंडिकेट होता है कि इसको लेफ्ट में जाना है। ओके, तो वैसे ही इंडिकेटर्स मतलब क्या? जो इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? कि जो गिवन सब्सटेंस है वो सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है, ये हमें इंडिकेट होता है। तो इंडिकेट करने का काम कौन करता है? यहाँ पर कुछ केमिकल्स करते हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जो इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो वो 3 सब्सटेंस तुम्हें याद रखने हैं। तो उसमें से एक बहुत ही फेमस जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो वो है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर 2 तरीके के होते हैं, याद है? ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। देन एक केमिकल है जिसका नाम है फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन इंडिकेटर। एंड तीसरा जो है वो तुम्हारे स्टडी के लिए वो है मिथिल ऑरेंज। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका कलर कैसा होगा, मिथिल ऑरेंज। वेयरएज फेनोप्थेलिन इज कलरलेस लिक्विड, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। और मिथिल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है। तो इनका यूज हमें पता चला, इनका यूज क्या होता है? इन इंडिकेटर का यूज क्या है? टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अगर मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हें एक सब्सटेंस दिया और मैंने बताया नहीं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, मैंने सिर्फ तुम लोगों को कहा कि ये पता करो कि ये एसिड है या बेस है। तो तुम्हें एक पता करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ये 3 चीजें यूज करनी पड़ेगी। 3 में से एक यूज करनी पड़ेगी, लेकिन ये 3 हम लोग जैसे अवेलेबिलिटी है वैसा यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हमें देखना है कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा इन इंडिकेटर से कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो ये क्या है तुम्हारे इंडिकेटर्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं एसिडिक और यहां पे लिखता हूं बेसिक। ओके, तो सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एक तो एसिडिक रहेगा नहीं तो बेसिक रहेगा। और तीसरा भी टाइप होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या? जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, बीच में। ओके, वो जो आगे पीएच का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा एसिडिक एंड बेसिक का पता चलता है इससे। तो लिटमस क्या होता है? अगर तुम लोगों ने देखा है, लैब में भी देखा है, करके भी देखा है सबने, कि ब्लू लिटमस अगर हम लोग लेंगे और वो एसिड में डीप करेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाता है? रेड। ब्लू लिटमस का कलर हो जाता है रेड। और रेड लिटमस अगर हमने लिया और बेस में ऐड किया तो वो क्या हो जाता है? ब्लू। ओके, ये तो सबको पता है, सिंपल है। अब फेनोप्थेलिन का देखो। फेनोप्थेलिन, ये मैंने क्या बताया? कलरलेस लिक्विड है। फेनोप्थेलिन के 2-4 ड्रॉप अगर हमने एसिड सॉल्यूशन में ऐड किए तो ये पहले कलरलेस था, एसिड में ऐड करने के बाद भी अगर कोई चेंज नहीं हुआ, कलरलेस ही रहा, तो मतलब वो क्या है? एसिडिक है। और अगर इस फेनोप्थेलिन के 2-4 ड्रॉप हमने बेसिक सब्सटेंस में, बेसिक मीडियम में ऐड किए तो उसका कलर हो जाता है पिंक। कैसा कलर हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। तो पिंक कलर हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो सब्सटेंस कौन सा है? बेसिक है, बेस है उसमें प्रेजेंट। ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट मिथिल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, इंडिकेटर है ये। तो ये अगर एसिड में 2-3 ड्रॉप अगर इसके हमने ऐड किए मिथिल ऑरेंज की, तो ऑरेंज से उसका कलर हो जाता है रेड। कैसा कलर हो जाता है? रेड हो जाता है। और इसके 2-3 ड्रॉप अगर हमने बेसिक में ऐड किए तो इसका कलर ऑरेंज से हो जाता है येलो। कौन सा कलर हो जाता है? येलो। तो ये पूरा टेबल ठीक से याद रखना है क्योंकि 100% इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में।
ओके, तो एसिडिक में कौन सा कलर चेंज होता है, बेसिक में कौन सा कलर चेंज होता है, ये ठीक से याद रखना है। ओके, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, ये आगे भी 11th 12th में भी बहुत काम आएगा। ओके ओके, सो ये हो गई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, ये 2-3 ही प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है एक्शन विथ बेस, सॉरी एक्शन विथ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने जैसे बताया, एसिड में बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम बेसिस की पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे कि बेस, ये जो सब्सटेंस है, कोई भी बेस हो तो वो अगर किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या उसकी केमिकल रिएक्शन बनेगी, क्या उसका कलर चेंज होगा, कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, ये हमें इसमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी एक्शन विथ एसिड, मतलब बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा। तो सिंपल है, बेस एसिड कितनी बार आप पढ़ोगे ये रिएक्शन, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। मैं एग्जांपल भी नहीं दूंगा इसका। ओके, सेकंड केमिकल रिएक्शन जो होती है एक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयंस, आई होप सबको याद होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट का कोई भी एग्जांपल बोलो। NH4Cl, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट। ओके, अब इसके साथ अगर बेस रिएक्ट हुआ, सपोज मान लेते हैं NaOH हमने रिएक्ट किया, यहाँ पे सपोज KOH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ज्यादातर 80% स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं इस रिएक्शन में। इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख देते हैं वो NaCl और NH4OH, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट यूज करना है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन मतलब क्या, H+। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये जो OH- है ये कहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो ये अमोनियम आयन से। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों को याद होगा तो यहाँ पे याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक, हमने पढ़ा था। तो ये OH- क्या करेगा, कोई भी चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन ये करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और OH और H मिला के क्या बनेगा, वाटर बनेगा कि नहीं, वाटर बनेगा। तो इसमें से एक हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, क्या बचा, N नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब क्या फॉर्म हुआ, अमोनिया। और अमोनिया क्या है, गैस है। अमोनिया क्या है, गैस है। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, तुम्हारा अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, क्या बचा, और Cl बच गया और Na बच गया। तो यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट बनेगा NaCl। समझ में आया। तो इसका 3 प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखना, ये रिएक्शन भूलनी नहीं है, ज्यादातर मिस्टेक्स होते हैं इसमें। तो समझ में आया अमोनिया गैस कैसे प्रोड्यूस होता है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का हमने यहाँ पे यूज किया। मैंने बताया था कि हमें ये पढ़ना कि वे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, तो यहाँ पर हमें ये काम आया है। ओके, सो यहाँ पर OH- एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया और वाटर बनेगा, और प्लस सॉल्ट बनेगा NaCl। तो अमोनियम सल्फेट के साथ क्या रिएक्शन होगी, KOH की सेम जैसे NaOH के साथ हुई। सिर्फ यहाँ पे आप सॉल्ट कौन सा बनेगा, SO4 है और K, तो K2SO4 बनेगा, और बाकी 2 प्रोडक्ट ये तो सेम रहेंगे, क्या बनेगा, वाटर और अमोनिया। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम रिएक्शन है। यहाँ पर भी OH- ये भी अमोनियम आयन से क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड रिएक्शन, एक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद द बेसिस। ओके, देन थर्ड जो है एक्शन विथ soluble salts, एक्शन विथ सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, तो सोल्यूबल सॉल्ट मान लेते हैं हम लोग, तो वही रिएक्शन है जो हमने प्रिपरेशन में पढ़ी ना, बेस की प्रिपरेशन, वही सेम रिएक्शन। तो सोल्यूबल सॉल्ट FeCl3 है। ओके, या फिर कोई नाइट्रेट सॉल्ट लो। ये अगर सॉल्ट इसके साथ रिएक्ट हुए बेस के साथ तो क्या देंगे हमें, वो FeOH थ्राइस, जैसे मैंने बताया था
ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। प्लस क्या देगा, NaCl, सॉल्ट प्लस इनसोल्यूबल बेस। याद है ना, ये बेस का प्रिपरेशन ही ना, ये बेस प्रिपेयर हुआ ना यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हुआ किससे, सोल्यूबल से, सोल्यूबल बेस से इनसोल्यूबल बेस बन गया। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी है ये एक। ओके, तो इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने दिया है पहले, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा इसका। एंड ओके, तो इतने 3 ही प्रॉपर्टी है। ओके, बेसिस की 3 प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारी रिएक्शन है बेसिस की, बट तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक इतनी 3 है। अगर कोई और प्रॉपर्टी बचती है कोई भी, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो है इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर, बट तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तुम्हें भी सिर्फ अभी बेसिक ही बताऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा पीएच क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, बस इतना ही बताऊंगा। तो पीएच जो पहले हम लोग नाम की तरफ जाते हैं, वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो पी इसका मतलब होता है पोटेंस, एक लैटिन वर्ड है पोटेंस, या फिर उसका मीनिंग होता है पावर। और एच का मीनिंग क्या हो सकता है, कुछ क्लिक हुआ दिमाग में, एच मतलब क्या हो सकता है, एच यहां पर यूज किया है H+ के लिए, हाइड्रोजन के लिए। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन इज अ पीएच। तो व्हाट इज मीन बाय दिस पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने एसिड को डिफाइन किया था, व्हाट इज एसिड, एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स H+ आयन। एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस की जो क्या डोनेट करता है H+, और बेस मतलब क्या, जो इस H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। करेक्ट है, बेस इज द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स द H+ आयन। अब देखो यहाँ पर सारा एसिड और बेस दोनों में क्या रिलेट हो रहा है, H+ रिलेट हो रहा है। ओके, तो हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था एसिड और बेस के, क्या देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो हमने क्या बताया था स्ट्रॉन्ग और वीक में, कि कोई एसिड अगर ज्यादा H+ प्रोड्यूस करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कोई अगर कम H+ रिलीज करता है तो वो क्या है, वीक एसिड है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, और ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग और वीक होता क्या है, ये कैसे पता चलेगा, इसकी कोई ऐसी कुछ वैल्यू है क्या। ओके, तो ये जो वैल्यू बताने का जो काम है वो पीएच स्केल से पता चलता है। नाम इसका हमने क्या दिया, स्केल। स्केल पता है ना, हम लोग स्केल लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही स्केल है, ये एक टाइप की क्या है, स्केल है, जिससे हमें सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पता चलता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बट कितने स्ट्रॉन्ग कितने वीक, ये एग्जैक्ट पता नहीं है ना, साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट कुछ तो पता होना चाहिए ना, कैसे थोड़ी बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये हमें पता चलने के लिए पीएच स्केल की मदद होती है। अब कैसे देखो, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पीएच की क्या होती है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन है, जो इतने ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं पता नहीं अभी। तो इसकी डेफिनेशन ये है, लॉगरिथम है यहाँ पर यूज किया हुआ, pH इज इक्वल टू द माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या लिया है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट, कितना अमाउंट है, स्क्वायर ब्रैकेट किया है उसको, H+ को स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करते हैं, याद रखो केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट किसी आयन के सराउंडिंग में है तो इसका मतलब इस आयन का क्या है, रिलेटेड, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड है। ओके, तो ये डेफिनेशन है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ डेफिनेशन की, याद रखो सिर्फ माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H+। अब मैं बताता हूँ वाटर के बारे में कुछ। अब ये इसका वाटर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, ओके, नो डाउट, बट नेचुरल जो वाटर है ये डिसोसिएट होता है, अपने आप आयोनाइज होता है। कैसे आयोनाइज होता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है और OH- आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, वाटर खुद ब खुद कुछ नहीं करना पड़ता, नेचुरली ये आयोनाइज होकर H+ आयन और OH- देता है। ओके, तो ये कितने आयन देता है, अगर 1 मोल हमने वाटर लिया, अभी ये मोल तुम्हें पता नहीं है, मोल अब तक तुमने सीखा नहीं है, तो मोल माने क्या होता है कि एक अमाउंट होता है, जैसे 1 डजन होता है ना, 1 डजन,
वन डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12 होती है, 12 होती है। वैसे ही मोल ये एक डजन की तरह क्या है? क्वांटिटी। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। मोल कंसेप्ट हमें पूरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस कोरोना की वजह से वो मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है तुम्हारा वो भी लगभग 90% कम कर दिया उसका सिलेबस, और वो सबसे हार्ड चैप्टर है तुम्हारे 10th केमिस्ट्री का, और वो डायरेक्टली उन्होंने 90% कम कर दिया। तो वो गुड न्यूज भी है और एक तरीके से बैड न्यूज भी है। तो मोल मान लो कि ये डजन की तरह एक क्वांटिटी है। एक मोल अगर हमने वाटर लिया तो उसमें H+ आयन कितने होते हैं? 10⁻⁻⁷, और उतने ही क्या होते हैं? 10⁻⁷ मोल। ओके, 10⁻⁷, 10⁻⁻⁷, एक मोल में, पर मोल। ओके, तो इसका क्या लेते हैं हम लोग? आयोनिक प्रोडक्ट लेते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट को दिखाते हैं KW से। KW मीन्स आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, W फॉर वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH-। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है एक मोल में? 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10⁻14। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट कि ये जो डिसोसिएशन होता है ना, ये कितने पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो KW जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये आयनाइजेशन भी चेंज होता है, इसीलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो वाटर का कितना आता है? 10⁻14, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अगर तुमने इस वाटर में एसिड भी ऐड किया, बेस भी ऐड किया, तो भी ये प्रोडक्ट क्या रहता है? सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। अब ये क्यों सेम रहता है, कैसे रहता है, ये तुम आगे पढ़ोगे। ओके, सो मुझे बताना क्या था इसमें कि वाटर जो है उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन -7 होता है, OH का माइनस, दोनों का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, तो pH में क्या देखना है हमें? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन देखना है किसी भी सॉल्यूशन का। ओके, तो हमें वाटर का तो पता चल गया है कि वाटर में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है? 10⁻⁷ कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, अब देखो, एक ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। कोई भी अगर एसिड अगर तुमने लिया, मान लेते हैं हम लोग HCl लेते हैं, और HCl में हमने पता कर लिया कि जो H+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि 10⁻, या फिर ऐसा कहते हैं कि 1 × 10⁻³ है। ओके, पर मोल, एक मोल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है HCl के? 10⁻³ है। तो ये वैल्यू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करोगे तुम लोग, तो pH = -log⁻10 of 10⁻³। तो ये अगर सॉल्व करोगे, तुम्हें अगर शायद पता होगा कि लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो इसका pH कितना आएगा? 3 आता है pH। ये मैं सॉल्व करके नहीं बताता अभी। तो pH कितना आएगा? 3। ओके, pH कितना आता है? 3। तो ऐसा जो pH है, तो pH की रेंज जो है वो कितनी डिसाइड की है या कितनी आती है? हमेशा 1 to 14 आती है, 1 to 14 आती है। अब इसकी स्केल कैसे निकालते हैं? देखो, इसकी स्केल कैसे निकालते हैं? तो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर सेंटर में क्या है? 0। तो यहाँ पर आती है 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पे कितने आएगी? 7 6 5 4 3, ओके, 2 and 1, और यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14। तो इसे कहते हैं pH स्केल। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 7 होता है, तो 7 के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का pH अगर 7 से नीचे आया, वो डेफिनेशन यूज करके, pH इक्वेशन यूज करके, pH = -log⁻10 of H+, वो यूज करके अगर 7 से वैल्यू कम आती है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड, या उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। और 7 के आगे अगर pH आया सपोज, या 8 9 10 कुछ भी, तो
तो वो नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, वो क्या होगा, बेसिक कहेंगे उसको। और अगर एग्जैक्ट 7 आया तो उसे कहेंगे हम लोग न्यूट्रल। किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 7 आया एग्जैक्टली 7.1 7.2 ऐसा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। तो वो सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, दैट्स ऑल। पीएच का तुम्हें बस इतना ही याद रखना है तुम्हारे 10th के लेवल तक, ज़्यादा डिटेल में उसकी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी 11 12 में तुम्हें बहुत डिटेल में ये टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम्हारा देखें 10th का फाइनल एग्जाम का, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग देखेंगे सॉल्ट का लेक्चर। पूरा वीडियो नेक्स्ट जो है वो किसका होगा, सॉल्ट का। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।